हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामनाथ पे। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज एक और वीडियो एसएससी सीएचएसएल 2024 से संबंधित, और ये टॉपिक आज का हमारा है प्रोनाउन। बिल्कुल इससे पहले मैं आपको एक क्लास प्रोनाउन की दे चुका हूं। आज एक उसके आगे ये क्लास 5th है। नाउन की मैंने आपको 3 क्लासेस दी हैं, उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट आपको दिया है। फिर प्रोनाउन की जो है क्लास हुई थी जो कि क्लास 4 था। आज आपको क्लास 5th ये मिलने वाला है प्रोनाउन टॉपिक से। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे आते हैं पॉइंट पे और देख लेते हैं कि प्रोनाउंस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं। सारी चीजों को डिटेल्ड में पढ़ने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए, तो आज का हमारा यह है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आज हमको यहां पे देखना है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन है दोस्तों, ये जो है, एक मिनट। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में, जिस लिखा हुआ है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोनाउन को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव से ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्रश्न वाला शब्द आएगा जरूर इसमें। जैसे देखिए, हु, whom, whose, which, what, ये सभी हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। जैसे हुई सी, ये कौन है। तो देखिए, हु जैसे आया, हम जान गए कि ये क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे व्हाट इज योर नेम, बिल्कुल साधारण सा वाक्य आप बोलते होंगे, व्हाट इज योर नेम। तो देखिए, व्हाट से क्या है, क्या, तो ये क्या हो गया आपका, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरीके से समझ में आपको आ गया होगा कि आखिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इसके आगे बढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के दो भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। चूंकि इस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के दो भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है, इसलिए यह वाक्य में प्रोनाउन के साथ साथ कंजक्शन का भी काम करता है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब दो चीजों को जोड़ने की बात आती है तो वो तो हमारा कंजक्शन पार्ट होता है। लेकिन हम क्या आपको बता रहे हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, यह भी आपका क्या होता है? ये भी आपका दो चीजों को जोड़ने का काम करता है, मतलब फेविकोल का काम करता है। दो सेंटेंसेस को क्या करता है? दो वाक्यों को क्या करता है? आपस में जोड़ देता है। जैसे यहां पे कौन कौन से वो वर्ड्स हैं? देखिए, हु, विच, हुज, हुम, व्हाट, दैट, ये सभी शब्द आपके रिलेटिव प्रोनाउन भी हैं। लेकिन जब दो वाक्यों को जोड़ते हुए प्रतीत हो तो भी ये क्या होंगे? तभी ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन होंगे, अदरवाइज ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट यहां पे देखिए, एक पॉइंट पढ़ लीजिए। लिखा है, यदि वाक्य में व्यक्तियों के लिए सब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो हम हु का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी आया हु, विच, हुम, व्हाट, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन हैं, लेकिन उन सब का भी थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, उन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। अब क्या होता है अंतर? तो जान लीजिए कि जो हु शब्द है, तो यहां पे लिखा है हु के बाद प्रयोग किया जाने वाला वर्ब हु के पहले प्रयोग किए गए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। अर्थात यदि हु के पहले प्रयोग किया जाने वाला नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तब हम हु के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और यदि नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तब हम हु के बाद प्लूरल वर्ब को रखते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात क्या बताई गई? कुछ लंबा चौड़ा यहां पे आप इसको मत समझिए, जो इतना लंबा चौड़ा लिखा है इसको मैं बहुत शार्ट में एक एग्जांपल के माध्यम से क्लियर कर देने वाला हूं। जो इतना लंबा चौड़ा आपने अभी पढ़ा, इसको मैं शार्ट में आपको समझा रहा हूं। देखिए, एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? लिखा आई लाइक द बॉय, हु लिखा है। जो ऊपर सेंटेंस आपने पढ़ा उसको मैं बहुत ही कम शब्दों में जो है डिफाइन कर रहा हूं। लिखा है आई लाइक द बॉय। अब बॉय क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? भैया आप बोलोगे कि सिंगुलर है, क्योंकि एस नहीं लगा है। अब उसके बाद क्या आया है? हु आया है, क्योंकि यही तो दोनों चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है। एक आई लाइक द बॉय, ये आपका एक पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट क्या है? हु हेल्प्स द पुअर, तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। तो यहां पे जो हु शब्द आया है, ये इसके बाद जो वर्ब यूज होगा वो इससे पहले आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन वर्ब का प्रयोग होगा। अगर ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का या प्लूरल मेन वर्ब का प्रयोग होता है। समझ में आया? अब देखिए, आपका हु लिखा है, हु से पहले क्या लिखा है? हु से पहले क्या लिखा हुआ है? आपका हु से पहले लिखा हुआ है बॉय, और बॉय क्या है? तो भैया बॉय आपका है सिंगुलर, क्योंकि एस नहीं लगा, इसका मतलब ये सिंगुलर है। और जब ये सिंगुलर है
तो क्या होगा, इसके बाद भी क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। और सिंगुलर करने के लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को याद करिए, यस या यस का प्रयोग हम उसमें कर देते हैं। जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो यस या यस का प्रयोग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे यस लगा दिया गया है। बात समझ में आया, बिल्कुल आपको बात अब समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को जरूर रखिएगा। आगे है, यदि वाक्य में व्यक्तियों के लिए कर्म के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तब हम whom का प्रयोग करते हैं। देखिए सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग करना हो तो who का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के रूप में अगर प्रयोग करना है रिलेटिव प्रोनाउन को तो आप किसका प्रयोग करते हैं, तो आप who का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों, आप whom का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज द गर्ल whom I beat yesterday, दिस इज द गर्ल whom। अब क्या है, देखिए अब एग्जांपल से आपको भी समझ आ, ये जो है जस्ट अ मिनट, देखिए ऊपर वाला जो सेंटेंस था आई लाइक द बॉय हु हेल्प्स द पुअर, जो, अब जो मतलब यहां पे किसकी बात हो रही थी, जो मतलब वो लड़का, तो ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, लेकिन कह रहा है दिस इज द गर्ल हुम आई बीट, तो ये क्या है आपका जो है, ये गर्ल जो है ये आपका एज ए ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हम ऑब्जेक्ट वाला ही रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग करते हैं और ये हो जाएगा आई बीट यस्टरडे। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप अपने प्रश्नों को जरूर रखा करिए, इसीलिए कमेंट बॉक्स यूट्यूब सेक्शन ने दे रखा है कि आप अपने डाउट्स को रखिए, आपके हर एक डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आगे देख लेते हैं विच का प्रयोग कहां करते हैं, तो विच रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। सब्जेक्ट के तौर पे हु, ऑब्जेक्ट के तौर पे हुम, ये तो समझ में आ गया, सजीव प्राणियों के साथ हु का प्रयोग करते हैं। लेकिन निर्जीव वस्तुओं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा विच का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज द बुक विच, अब विच किसके लिए आया है, बुक के लिए आया है, और बुक क्या है, निर्जीव वस्तु है कि सजीव वस्तु है, तो भैया ये निर्जीव है, तो निर्जीव के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब समझ में आ रहा होगा आपको। अगला पॉइंट है दैट और वाट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। दैट का प्रयोग और वाट का प्रयोग सजीव के लिए भी किया जाता है और निर्जीव के लिए, दोनों के लिए किया जाता है, परंतु इनके प्रयोग में अंतर है। दैट का जो प्रयोग होता है वो मुख्य रूप से जानवरों के लिए होता है। दैट का प्रयोग किसके साथ करते हैं, स्पेशली जानवरों के साथ करते हैं, जबकि वाट का प्रयोग अबस्ट्रैक्ट नाउन के साथ करते हैं। भैया अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अगर कोई जानता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताए, ठीक है। बहुत ही सरल, नाउन में टॉपिक पढ़ा भी चुका हूं, अबस्ट्रैक्ट नाउन भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन अगर आपको आता है तो देखते हैं कितने लोगों ने हमारे नाउन की क्लासेस को देख रखा। अगर देख रखा होगा तो आप अबस्ट्रैक्ट नाउन जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट करके पूछिएगा, जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को दीजिएगा। तो यहां पे आंसर देख लीजिए क्या है भैया, इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। लिखा है दिस इज द डॉग दैट, अब देखिए डॉग क्या है, डॉग आपका है जानवर, और जानवर के साथ किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। ऊपर मैंने बताया हुआ है जानवरों के लिए करते हैं, दैट का प्रयोग हम मुख्य रूप से जानवरों के लिए करते हैं। देख लीजिए डॉग आया, डॉग एक जानवर है, एक एनिमल है, दैट का प्रयोग किया गया। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट, अब देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, व्हाट का प्रयोग किसके साथ करते हैं, अबस्ट्रैक्ट के साथ करते हैं। अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, यही आपको बताना है, अंडरस्टैंड। देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं, बता ही देता हूं आपको। अबस्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन होता है जो क्या करता है, जो उसको हम टच नहीं कर सकते, हाँ फील जरूर कर सकते हैं, जैसे अंडरस्टैंड, जैसे चाइल्डहुड, ये सब क्या अबस्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी, ये सब क्या चीजें होती हैं, ये सभी चीजें आपकी अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट, अब अंडरस्टैंड हमारा अबस्ट्रैक्ट नाउन है, तो उसके बाद क्या लगेगा, व्हाट लगेगा। दैट क्यों लगा, क्योंकि डॉग आया, जानवर है, ये लगेगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का प्रयोग किया गया हो तो उस नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, जो सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड अगर कोई लिखा हुआ है तो क्या करते हैं, सुपर, देखिए लिखा है एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का प्रयोग किया गया हो, देखिए ये क्या है आपका, यही आपका सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है। और उसके बाद अगर नाउन आया है तो नाउन के बाद जो है अगर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल आप देख रहे होंगे, सुपरलेटिव डिग्री के बाद कोई नाउन हो और नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो आप दैट का प्रयोग करते हैं, हु का, हुम का, व्हाट का इस्तेमाल नहीं करते हैं दोस्तों। बात समझ में आ गई। जैसे सरदार पटेल वॉज द ग्रेटेस्ट, अब ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके बाद एक आपका नाउन वर्ड आया और नाउन के बाद हमको यूज करना था रिलेटिव प्रोनाउन, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वह आपका दैट प्रयोग होगा। आगे देख लेते हैं,
हुज का प्रयोग किसके साथ भैया करते हैं? तो हुज भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका अर्थ जिसका, जिसके ये होता है। इसका प्रयोग लिविंग मतलब सजीव के लिए एंड नॉन लिविंग मतलब निर्जीव के लिए, पजेशन के लिए होता है। पजेशन मतलब अधिकार दिखाने के लिए, पजेशन मतलब अधिकार, स्वामित्व, मालिकाना हक दिखाने के लिए होता है। नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव, लिविंग का मतलब होता है सजीव। जैसे आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर। अब देखिए हुज मतलब ये पजेशन मतलब अधिकार दिखाया जा रहा है। मैंने कहा मेरा एक मित्र है जिसके पिता, तो इस पिता पे किसका अधिकार है? भैया मेरे मित्र का है, क्योंकि ये उसके पिता हैं, ये मेरे मित्र के पिता हैं। तो देख रहे होंगे किसका प्रयोग किया गया? अधिकार दिखाने के लिए हुज का प्रयोग किया गया। लिविंग के लिए भी हम करते हैं, नॉन लिविंग के साथ भी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल द शर्ट हुज कलर। अब देखिए हुज मतलब कलर किसका है? किसका कलर? इस शर्ट के कलर की बात हो रही है। इज ब्लैक बुक्स ब्यूटीफुल, जो भी आगे लिखा है उससे हमें नहीं मतलब है, सिर्फ हमें मतलब क्या है यहां पे ये समझाने से है कि आपका जो हुज शब्द होता है ये लिविंग थिंग्स के साथ और नॉन लिविंग दोनों के साथ में इसका प्रयोग करते हैं। और वो भी किसके लिए करते हैं? तो अधिकार दिखाने के लिए, स्वामित्व दिखाने के लिए, मालिकाना हक दिखाने के लिए, पजेशन दिखाने के लिए दोस्तों करते हैं। आगे देख लेते हैं अगला हमारा पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है ऑल, एनी, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, फ्यू, मच, नथिंग, लिटिल, समबडी, नो वन, नन आदि शब्दों के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। देखिए ऑल हो गया, एनी हो गया, एनीबडी हो गया, एनीथिंग, एवरीथिंग, फ्यू, मच, लिटिल, समबडी, इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में? तो दोस्तों हम प्रयोग करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में दैट का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देयर इज मच दैट नीड्स। अब देखिए कहां पे मच आया है? यहां पे आप देख सकते हैं ये मच है और हमने क्या बताया मच के बाद क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। दिस इज द ओनली बुक दैट। अब देखिए यहां पे क्या आया है? ओनली आ गया। तो इस तरीके से क्या होगा? दिस इज द ओनली बुक दैट कैन गिव। तो ये आपको वर्ड्स याद रखने होंगे कि किन के बाद हमको कौन सा प्रयोग करना होता है। याद रहेगा? बिल्कुल याद आपको रखना होगा। अगला पॉइंट है द सेम प्लस नाउन। द सेम प्लस नाउन या द ओनली नाउन आने पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज द सेम डॉग। देखिए सेम, द सेम आया, हाँ आया। इसके बाद कौन सा वर्ड आया? इसके बाद एक नाउन आया है। तो द सेम आए और उसके बाद कोई नाउन आ जाए या द ओनली नाउन आ जाए तो हम क्या करते हैं? उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में इतनी बातें आपको 8 पॉइंट्स मैंने बताया। अब आगे आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा आ जाता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में निकट या दूर के नाउन का बोध कराने के लिए किया जाता है उसमें हम क्या करते हैं? हम उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस दैट और उसी का प्लूरल होता है दीज दोज करते हैं। थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे आप खड़े हुए हैं और आपसे कहा गया कि भैया ये है एक पेन है। ये देखिए मैं एक पेन लिया हुआ हूं, मैं कह रहा हूं ये एक पेन है। तो आप क्या कहोगे? दैट इज अ पेन कहोगे कि दिस इज अ पेन कहोगे? आप दिस इज अ पेन कहोगे क्योंकि बिल्कुल मेरे आंखों के ठीक सामने क्या लिखा हुआ है देख रहे हैं? पेन मैंने लिया हुआ हूं और मैं कह रहा हूं दिस इज अ पेन। मतलब नजदीक जब है, पास निकटता दिखा रहा है तो हम दिस का प्रयोग कर रहे हैं। अगर यही चीज सामने जो है क्या है? हम देख रहे हैं कि सरस्वती मैया की एक तस्वीर लगी हुई है। हमने उसको देखा, हमने कहा दैट इज द स्टैचू ऑफ गॉडेस मां सरस्वती या कुछ भी। इसके सामने देख रहा हूं मैं फैन लगा हुआ है तो हमने इसको क्या बोला? दैट इज अ फैन। दैट इज अ फैन। मैं ऊपर देख रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? दैट इज अ फैन। लेकिन दिस इज अ इसको हम बोलेंगे दिस इज अ पेन। क्यों? क्योंकि नजदीक है। तो जब चीजें नजदीक होती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? दूर एक बकरी खड़ी हुई है, हमने क्या बोला? भैया दैट इज द गोट। दैट इज अ गोट मतलब दूरी प्रकट हो रहा है। लेकिन अगर सामने हमने कोई बुक ले रखी है, जैसे ये एक बुक है, मैंने कहा भैया ये क्या है? तो हमने कहा भैया दिस इज अ बुक। देखिए सामने खड़ा तो दिस इज अ बुक। लेकिन अगर यही किताब सेम किताब में दूर जाके रख दूं और पूछा जाए किसी से कि बेटा बताओ क्या है, तो वो कहेगा दैट इज अ बुक। दिस नहीं बोलेगा। तो पास के लिए आप दिस का प्रयोग करते हो और दूरी के लिए आप दैट का प्रयोग करते हो। बात समझ में आ गई? और दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है, बाकी कुछ इसमें बहुत खास जो है पॉइंट नहीं, मैंने आपको बहुत ही प्रैक्टिकली समझा दिया है। अब एग्जांपल भी देख लेते हैं। दिस का प्रयोग निकट की वस्तु या व्यक्तियों का बोध कराने के लिए किया जाता है। दिस सिंगुलर है, इसका प्लूरल दीज होता है, मैंने अभी आपको बता दिया है। जैसे दिस इज अ गिफ्ट, या एक उपहार है, सामने है ना, हाथ में लिए हुए हैं, तो भैया पास में है तो दिस लगाएंगे। वही अगर दूर रखा हुआ हो तो हम क्या कहेंगे, दैट इज अ गिफ्ट। दैट का प्रयोग दूर की वस्तु या व्यक्तियों का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे दैट सिंगुलर है, इसका प्लूरल दोज होता है, तो दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज होता है। जैसे दिस इज माई कार, यहाँ पे नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये बाय मिस्टेक शायद लिखा हुआ है, ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे दिस की जगह पे होना चाहिए दैट, क्योंकि हम दैट की बात करें तो दैट होगा। वो बाय मिस्टेक जो है पीडीएफ बनाते समय शायद ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो दैट होना चाहिए दोस्तों। इसको दिस को काट दीजिएगा, दैट होना चाहिए, क्योंकि दिस दैट इज माई कार, ये मेरी कार। कोई कार को आप हाथ में थोड़े ना रखे रहोगे, दूरी तो कार खड़ी होगी, तो क्या बोलोगे आप, दैट बोलोगे, दिस नहीं बोलोगे। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये दिस नहीं होना चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए यहाँ पे दैट होना चाहिए। बात समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा है यदि किसी वाक्य में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का प्रयोग ना करके नाउन का प्रयोग किया गया हो तो एडजेक्टिव की तरह प्रयुक्त होते हैं, ना कि प्रोनाउन की तरह। जैसे दिस पेन इज माइन या दीज बुक्स आर हिज। यहां दिस और दीज का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हुआ है। देखिए, दिस का प्रयोग और दीज का प्रयोग किस तरीके से हुआ है, यह प्रयोग एडजेक्टिव की तरह हुआ है, ना कि प्रोनाउन की तरह। ऊपर क्या लिखा गया है, यदि किसी वाक्य में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का प्रयोग किया गया हो, वर्ब का प्रयोग ना करके नाउन का प्रयोग किया गया हो, तो क्या करते हैं, तो हम उसको एडजेक्टिव की तरह मानते हैं, ना कि प्रोनाउन। तो देख रहे हैं दिस के बाद जस्ट बाद आपका नाउन आ गया है, तो हम इसको एडजेक्टिव मानेंगे, ना कि इसको हम प्रोनाउन मानेंगे। दोस्तों बात समझ में आई। आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता, उसका बाद क्या होता है, तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे ईच, एवरीवन, एनीवन, नन, आइदर, नाइदर, ये सभी वर्ड्स जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के वर्ड्स हैं और इनका प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक या एको नहीं का बोध कराने के लिए किया जाता है। देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे नहीं बताया गया है, चलिए आगे देखते हैं, भी और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, एवरीवन का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के संदर्भ में होता है और ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए हो सकता है। दो के लिए एवरीवन का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है। देखिए, जो एवरीवन और ईच जो है, इन दोनों में अंतर है। जो एवरीवन का प्रयोग होता है दोस्तों, वह दो से अधिक के लिए ही होता है। दो से अधिक मतलब 3 हो, 4 हो, 5 हो, जबकि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए भी हो सकता है, दो के लिए भी हो सकता है और दो से अधिक के लिए भी हो सकता है। बात समझ में आई। देखिए यहां पे क्या लिखा है, दो से अधिक के लिए, यहां लिखा है दो या दो से अधिक के लिए। मतलब ईच का प्रयोग दो के लिए भी हो सकता है और दो से अधिक के लिए भी हो सकता है। दो की बात है तब भी ईच का प्रयोग कर सकते हैं, 3 की बातचीत हो रही है तब भी ईच का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एवरीवन का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए ही होता है। बात समझ में आ गई। जैसे एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, हर एक आदमी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो यहां पे दो की बात नहीं हो रही, दो से अधिक के बारे में बातचीत हो रही है। क्या लगा दिया गया, एवरीवन। नोट में बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के साथ साथ पजेसिव केस के रूप में हिज का प्रयोग करते हैं, किंतु यदि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बाद फेमिनिन जेंडर के नाउन का प्रयोग हुआ हो तो पजेसिव केस के रूप में हर का प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर पजेसिव केस का प्रयोग करना है तो आप क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ पजेसिव केस में हिज का प्रयोग करते हैं। अगर मेल है तो हिज, और अगर फीमेल मतलब फेमिनिन जेंडर है तो आप हर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ही का पजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है। तो ही क्या है, ये मेल क्वालिटी दिखाता है, ये मैस्कुलिन जेंडर है। जबकि अगर सी आया मतलब कोई लड़की के बारे में बातचीत हो रही है तो आप पजेसिव केस हर का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। लिखा है दो या दो से अधिक, नहीं सॉरी, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए आइदर का प्रयोग करते हैं। ये सी नहीं होना चाहिए, ई होना चाहिए दोस्तों, EITHER होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाई मिस्टेक है, ई होना चाहिए, सी नहीं है, मैंने लिख भी दिया है।
तो आइदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज रिसीव्ड हर गिफ्ट। तो दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का जब बोध कराना हो तो किसका प्रयोग करते हैं? आइदर का प्रयोग करते हैं। जैसे आइदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज रिसीव्ड, देखिए यहां पे आइदर लग गया है ना, इसलिए यहां पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगेगा। यहां पे गर्ल्स तो आया है, लेकिन आप बात को समझिए, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए हम आइदर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे कितने लोगों की बात हो रही है? बात तो एक ही लोगों की हो रही है ना, क्योंकि नियम है कि आइदर का प्रयोग हम दो में से एक का बोध कराने के लिए होता है, इसीलिए हम हैज का प्रयोग करते हैं, हैव का नहीं होगा। गर्ल्स के बाद हैव नहीं होगा, गर्ल्स के बाद हैज होगा। क्यों? क्योंकि एक ही का तो प्रयोग किया गया है, क्योंकि आइदर आया है। बात समझ में आई? परंतु दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए एनीवन का प्रयोग करते हैं। देखिए, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराना हो तो आप किसका प्रयोग करते हैं? आइदर का करते हैं। लेकिन अगर दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए एनीवन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एनी वन ऑफ द 5 गर्ल्स। देखिए यहां पे क्या बताया गया? दो व्यक्तियों और दो व्यक्तियों की बात हो, सेम लग रहा होगा, थोड़ा सा समझिए, मैं समझाता हूं। जब केवल दो लोगों की बातचीत हो, केवल दो लोगों की बातचीत हो या दो वस्तुओं की बातचीत हो और उनमें से अगर एक का बोध कराना है तो आप आइदर का प्रयोग करते हो। लेकिन अगर दो से अधिक, मतलब 3 या 4 या 5 या बहुत ज्यादा, जितना भी अनंत तक आप चले जाइए, मतलब दो से अधिक के बाद अगर है संख्या और उसमें से आप एक का बोध करा रहे हो तो आप किसका प्रयोग करते हो? एनी वन का प्रयोग करते हो। बात समझ में आई? अगर दो में से एक का बोध कराना है तो ईच का प्रयोग होगा, और दो से जो है अधिक लोगों के बारे में बातचीत हो रही है, मतलब 3 या 4 या 5 या 6, 10, 15, 20, 50, 10-20 हजार में से अगर एक का बोध कराना है तो आप एनी वन का प्रयोग करते हो। जैसे एनी वन ऑफ दी 5 गर्ल्स। अब यहां पे देखिए कितने लोग आए हैं? 5 लड़कियों की बातचीत हो रही है, तब भी आपका लगेगा है जी। लेकिन जब कई लोगों के में से एक का बोध कराना हो, मतलब 3 या 3 से 4, 4 से 5, बहुत अधिक तक, मतलब 2 से अधिक होना चाहिए, तो आप एनी वन का प्रयोग करते हो। और जब दो लोगों में से किसी एक का बोध कराना हो तो आप आइदर का प्रयोग करते हो। दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही लगता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक भी नहीं का बोध कराने के लिए नाइदर का प्रयोग करते हैं, निदर का प्रयोग करते हैं। भैया जब दो में से क्या हो, एको का बोध ना कराना हो, एक का बोध कराना हो तो हम क्या करते हैं? तब हम करते हैं जो है आइदर का प्रयोग। और दो में से एको का बोध नहीं कराना है, उस कंडीशन पे आप क्या करते हैं? तो आप उस कंडीशन पे नेदर का प्रयोग करते हैं। जैसे नाइदर ऑफ दोज टू स्टूडेंट्स कैन सिक्योर फर्स्ट पोजीशन। अब देख रहे हैं यहां पे दो तो है, लेकिन क्या कहा जा रहा है? कैन सिक्योर फर्स्ट, कोई दोनों में से एको नहीं जो है पहले पोजीशन पे प्राप्त कर पाए। तो ध्यान रखिएगा, दो में से एक का बोध कराना हो तो ईच का प्रयोग, दो से अधिक में एक का बोध कराना हो तो एनी वन, दो में से किसी का बोध ना कराना हो तो आई जो है निदर का प्रयोग करते हैं। परंतु दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक भी नहीं का बोध कराना हो तो हम निदर की जगह नन का प्रयोग करते हैं। बात बहुत ही कॉमन सी है भैया, जब दो की बात हो तो दोनों में से एको का बोध ना हो तो निदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर दो से अधिक व्यक्तियों के में से अगर कहा जा रहा है कि एको नहीं तो फिर नन का प्रयोग करते हैं। जैसे नन ऑफ द 4 बॉयज हैज हेल्प्ड मी। अब यहां पे कितने संख्या है? 4 है, और 4 में से कहा जा रहा है कि एको नहीं पास हुए हैं या एको ने मेरी सहायता नहीं की है, तो हम नन का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है दो में से एक का बोध कराना हो ईच, दो से अधिक में से एक का बोध कराना हो तो किसका प्रयोग? एनी वन का प्रयोग करते हैं। किसका? एनी वन का प्रयोग करते हैं। जबकि अगर दो में से एको का नहीं बोध कराना है तो नाइदर का प्रयोग करते हैं। और दो में से अगर क्या करना हो, दो से अधिक में से एको का ना बोध कराना हो तो आप प्रयोग करते हैं नन का। किसका प्रयोग करते हैं? नन का प्रयोग आप करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे देख लेते हैं भैया। अगला पॉइंट हमारा क्या है? लिखा है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? ऐसे प्रोनाउन जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को प्रकट नहीं करते हैं वो इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे वन, समवन, सम, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ऑल, अ फ्यू, इटीसी। ये इंडिफिनिट प्रोनाउंस हैं। ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति को प्रकट नहीं करते हैं। जैसे समवन हैज गॉन टू मार्केट
ऑल वेंट टू लखनऊ। अब देखिए समवन मतलब इसमें निश्चित व्यक्ति नहीं होते, इसमें निश्चित वस्तु नहीं होता है, वो क्या कहलाता है आपका, वो आपका कहलाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही के साथ पॉजेसिव केस हिज होता है, सी के साथ हर होता है, इट के साथ इट्स होता है, वी के साथ अवर होता है, दे के साथ देयर होता है, यू के साथ योर होता है, इसी प्रकार से वन अगर आया है, इंडिफिनिट प्रोनाउन वन आया है, तो उसके लिए पॉजेसिव केस जो है वंस का प्रयोग करते हैं, हिज का प्रयोग दोस्तों नहीं होता है। जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी होगा, अगर यहां पे हिज लिख दिया जाता तो ये आपका गलत होता, ये आपका सही लिखा हुआ है। बात समझ में आई? कुछ ऐसे प्रोनाउंस जैसे ही, हिज, सी, हर, इट, इट्स, ठीक है, दे, देयर, वी, अवर, ठीक है, और यू, योर, आई, माई, तो ऐसे वन का जो पॉजेसिव केस होता है दोस्तों वह होता है वंस होता है। आगे देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो यहां पे देखिए कुछ गलत लिखा हुआ है, ये फिर से देखिए टाइपिंग मिस्टेक ही है। तो यू, योर, हिम, हर, इट में सेल्फ जोड़ने पर एवं अवर, योर, देम में सेल्फ जोड़ने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं। बिल्कुल बात आपको बिल्कुल बहुत ही छोटे में समझा रहा हूं। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, अगर आपका सिंगुलर है, देखिए माई है, और माई में क्या जोड़ा जाएगा, तो भैया सेल्फ जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि आई को हमने सिंगुलर मान रखा है। जैसे हिम लिखा है तो क्या होता है, हिम में क्या जोड़ते हैं आप, हिम में सेल्फ जोड़ते हैं। लेकिन जब आप अवर होता है, अवर के साथ क्या जोड़ते हैं, अवर सेल्फ जोड़ा जाता है, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल माना जाता है। बात समझ में आई? अवेल, अब्सेंट, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, बाइज, अप्लाई, रिवेंज, एंजॉय, रिजाइन इत्यादि वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दे एंजॉयड इन द पार्टी, अब क्या कौन सा वर्ड आया, एंजॉय, और एंजॉय के बाद क्या करते हैं, अगर ये सब शब्द आए हैं वर्ब्स के बाद तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ये बोला गया है। तो होना क्या चाहिए यहाँ पे, दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी, ये आपका गलत, ये आपका सही है। एंजॉयड के बाद एक हमारा जो है क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ है और कुछ कि गेदर, कीप, हाइड, फीड, बाथ, सेट, ब्रेक, क्वालिफाई, मेक, स्टॉप, स्टील, मूव, ड्रा, ओपन, रोल, रेस्ट इत्यादि वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए यहां पे इतने वर्ड्स जो लिखे हैं इसको नोट कर लीजिएगा, और इन सभी शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे लिखा हुआ है मोहन हिड हिमसेल्फ, तो ये आपका सेंटेंस क्या है भैया, तो ये आपका सेंटेंस गलत है, ये सही होगा, क्योंकि इन शब्द के बाद आपका जो है हिमसेल्फ नहीं आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आना चाहिए। इसके आगे देख लेते हैं इंफैटिक प्रोनाउन। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जोर देने के लिए किया जाता है तो वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका क्या बन जाता है, इंफैटिक प्रोनाउन बन जाता है, उसको हम इंफैटिक प्रोनाउन कहने लगते हैं। और इंफैटिक प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है, जिसका अर्थ स्वयं या खुद होता है। जैसे एग्जांपल है ही हिमसेल्फ कंप्लीटेड दिस वर्क, अब देखिए जोड़ दिया जाए ही हिमसेल्फ कंप्लीटेड दिस वर्क, उसने स्वयं अपना काम किया। देखिए हिमसेल्फ का प्रयोग यहां पे जो हुआ इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है, स्वयं या खुद का अर्थ निकल करके आ रहा है। बात समझ में आया क्या होता है इंफैटिक प्रोनाउन, ये होता रिफ्लेक्सिव ही है, ये जोर देने के लिए, जोर प्रकट करने के लिए होता है। अब देख लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर, ध्यान दीजिएगा, ईच अदर, वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ईच अदर और वन अनदर को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। सामान्यतः ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के लिए किया जाता है और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं। जब दो की बात हो तो ईच अदर, दो से अधिक के बीच की बात हो तो वन अनदर का प्रयोग करते हैं। और ईच अदर और वन अनदर दोनों आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। और जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त होता है। कैसे होता है, ऑब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मोहन एंड सोहन हेल्प ईच अदर, कितने लोग हैं, दो लोगों के बीच की बातचीत है तो ईच अदर का प्रयोग किया गया है। लेकिन लिखा है गैंगस्टर्स वर फाइटिंग वन अनदर, जो गैंगस्टर्स हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब दो नहीं है, दो से अधिक के बीच की बातचीत हो रही है तो आप वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। लास्ट देख लेते हैं, वो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। क्या होता है भैया, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हाट यू लॉस्ट द मोबाइल, अरे तुमने अपनी मोबाइल खो दी।
मतलब इसका प्रयोग आश्चर्य दिखाने के लिए, दुख दिखाने के लिए, इन सब चीजों के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को आश्चर्य प्रकट करने के लिए होता है। तो ये था आज का हमारा प्रोनाउन टॉपिक। यहां पे प्रोनाउन टॉपिक आपकी क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट डे आपको वर्ब से रिलेटेड एक क्लास मिलने वाली है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।